नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सांख्यिकी। लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि इसके जो पॉइंट्स हैं जैसे टैली मार्क लगाना, बारंबारता सारणी बनाना, पिक्टोग्राफ बनाना, बार ग्राफ बनाना, मिश्रित दंड आरेख बनाना, इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। तो अगर आपने ये पूरा लास्ट तक देख लिया और इसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी शामिल किया हुआ है, तो उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और 1-2 परिभाषाएं जो इससे संबंधित है वो भी समझ लेंगे। हो सकता है कभी कभी 1 नंबर में वो परिभाषाएं पूछ ली जाएँ, तो इसीलिए सांख्यिकी के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और ये पूरे 5 पॉइंट और कुछ परिभाषाएं और कुछ प्रश्न, उन सभी को अच्छे से देख लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने 2 नंबर पक्के कर लो, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कभी आप ये ना सोचो अरे ये तो 2 नंबर का है, चलो हटाओ, छोड़ दो, इसको छोड़ना नहीं है। 2-2 नंबर करके तो 25 में 25 आ जाते हैं लोगों के। इसीलिए अच्छे नंबर लाओ। ये मत सोचो कि सिर्फ पास हो जाऊं, ये सोचो कि अच्छे नंबर कैसे हैं। तो सारे टॉपिक कंप्लीट करके रखो। और वैसे भी ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब जितने भी टॉपिक केवल आपके डीएलएड में ही काम आ रहे हैं, ये आपके आगे भी काम आते रहेंगे। इसीलिए जितने भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ाए जाते हैं डीएलएड के चारों सेमेस्टर में, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती के हिसाब से। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग पहला टॉपिक है टैली मार्क लगाना। टैली मार्क वैसे ज़्यादातर लोगों को आता होगा, फिर भी मैं इसको 1 मिनट के अंदर समझा दूंगा। जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता सारणी बनाना, ये भी लगभग कुछ हद तक कुछ लोगों को आता जरूर होगा। और अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रग्राफ यानी पिक्टोग्राफ, इस चित्रग्राफ को हम लोग पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। अगर कहीं पिक्टोग्राफ आ जाए या चित्रग्राफ आ जाए, दोनों एक ही बात। अवर्गीकृत आंकड़ों के दंड आरेख यानी बार ग्राफ बनाना। अवर्गीकृत आंकड़ों के मिश्रित दंड आरेख यानी मिश्रित बार ग्राफ बनाना। तो ये 5 पॉइंट यहाँ पर कवर करेंगे सांख्यिकी के अंतर्गत। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर सांख्यिकी के 2 आंकड़ों की परिभाषाएं हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा है द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? जब कोई शोधकर्ता किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है तो इन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। समझ गए? मान लीजिए कोई काम हमें करना है और उसके लिए हमने कोई आंकड़े इकट्ठा किए, तो वो क्या होंगे? वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जब कोई शोधकर्ता किसी अन्य उद्देश्य से संकलित किए गए आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है तो इन आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। सीधा सीधा हम यहाँ पर द्वितीयक आंकड़े में ये कह सकते हैं कि पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़ों को अपने उपयोग में लाना, वो हो जाएगा आपका द्वितीयक आंकड़े। मतलब जैसे मान लो हम कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, अब उस काम को करने के लिए हम कोई और आंकड़े जो पहले से ही एकत्र करके रखे हुए हैं किसी दूसरे काम के लिए, उन्हीं आंकड़ों को अपने काम में यूज कर लेना, वो द्वितीयक आंकड़े हमारे लिए हो जाएंगे। तो ये चीज़ दोनों में डिफरेंस है। आगे देखते हैं यहाँ पर टैली मार्क लगाना। सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। टैली मार्क लगाना, 1 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 लाइन खींच देते हैं, ये 1 टैली मार्क हो गया। 2 को लिखना है तो 2 टैली मार्क खींच दो। 3 लिखना है तो 3 टैली मार्क खींच दो। 4 लिखना है तो 4 खींच दो। 5 लिखना है तो 4 टैली मार्क खींच के ऐसे काट दो। ये हो गया आपका 5। अब 5 हो गया। 6 देखो कैसे लिखेंगे? तो पहले तो 5 लिख दो, ये 5 लिख गया, 1 और बढ़ा दो, 6 हो गया। इसी तरह 7 कैसे लिखना है? 5 लिखो पहले और फिर 2 लाइनें बढ़ा दो, 5 और 2 ये 7। 8 कैसे लिखेंगे? ये लिख दिया हमने 5 और 1 2 3, 5 3 8 हो गया। अब इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 9 को लिखो तो 9 कैसे होगा? 5 लिखो पहले और फिर 4 लिख दो, ठीक, 5 और 4 9। इसी तरह 10 का लिखना हो तो ये काट दिया, एक बार और 5 बना दो, 5 और 5 10। इस तरह आप देखिए कितना भी नंबर बोलता जाए आप लिखते जाओ, ठीक है। मेन चीज़ था यहाँ पर 5 तक समझ जाओ, 1 से लेकर 5 तक। देखो 1 से 4 तक तो बहुत आसान, सिर्फ 5वां थोड़ा जिसने कभी नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये कठिन लग सकता है।
कुछ नहीं करना है, 4 लाइनें खींच के एक लाइन ये क्रॉस खींच देना है। इसका मतलब ये जो क्रॉस खींची गई इसको भी एक ही समझो। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद 6 लिखना तो 1 और बढ़ा दो, 7 लिखना तो 2 और बढ़ा दो, 8 लिखना तो 3 और बढ़ा दो। टैली मार्क लगाना बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी। देखो बारंबारता सारणी यहाँ पर आ गई। बारंबारता सारणी कैसे बनाते हैं यहाँ पर हमें ये देखना होता है। सबसे पहले तो देखो इसमें आप देखेंगे तो कई नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है, कई नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक कॉलम खींचते हैं और फिर वो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लेते हैं और फिर वो जो नंबर है वो कितने बार आ रहा है वो हम उसके बगल वाले कॉलम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि पहला कॉलम है यहाँ पर क्रम का, दूसरा कॉलम है संख्या का, तीसरा है टैली चिन्ह का और चौथा है बारंबारता का। जब भी बारंबारता सारणी बनाने को आएगा तो आपको ये 4 कॉलम खींचने होंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 6। अब 6 देखो कितने बार आ रहा है, 1 बार और आपका ये 2 बार और ये 3 बार, यानी 3 बार आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या 6 लिखी, 6 के सामने बारंबारता वाले कॉलम में 3 लिख दिया और 3 टैली चिन्ह लगा दिया। देखो कितनी आसानी से हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह 6 से बड़ी संख्या यहाँ पर देखो पूरे में कौन सी है, 7 है। तो 7 को देख लो, एक ये 7 है, एक और एक ये 2 हैं 7 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बारंबारता वाले कॉलम में 7 के सामने 2 लिख दिया और 2 ही यहाँ पर टैली चिन्ह लगा दिया। इसी तरह 9 को जब आप देखोगे तो ये आपको 5 बार मिल जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिखो और 5 टैली चिन्ह लगा दो। अगला नंबर है 12, इसी में आपको देखना है और कहीं नहीं देखना है, ठीक है, इसी में आप देखते जाओ। सबसे छोटा कौन सा उसको सबसे ऊपर लिखो, उससे बड़ा उससे नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 है, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 9, उससे बड़ा 12, 14, 15, ठीक है। अगर आप इसको और ज़्यादा आसान करना चाहते तो ये जितने भी आंकड़े हैं इन सभी को आप आरोही क्रम में लिख लो, ठीक। आरोही क्रम में लिख लोगे तो क्या होगा कि आपको सब एक लाइन से मिल जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर 6 ढूंढना पड़ा, 6 यहाँ है और दूसरा 6 यहाँ है और तीसरा 6 यहाँ है। तो इस तरह आपको ढूंढना पड़ रहा है। अगर आप ये सारे आंकड़े क्या कर लो, आरोही क्रम में लिख लो तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं या फिर आप सीधा इसी से ढूंढ के लिखना चाहते हैं। आरोही कर लेंगे तो हो सकता है 5 से 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको बाद में करने में बड़ी जल्दी होगी। कुल मिलाकर टाइम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 6 यहाँ ढूंढ रहे हैं, 6 यहाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसे करके ढूंढ रहे हैं और 5 से 10 सेकंड लेकर आरोही क्रम लिख लेंगे तो फटाफट आप तुरंत के तुरंत लिख सकते हैं। इस तरह आपने देख लिया कि सभी के नंबर्स के आगे पहले टैली चिन्ह फिर बारंबारता। सबसे पहले बारंबारता लिख लो और फिर उसी नंबर का टैली चिन्ह लगा लो। इस तरह ये आपकी बारंबारता सारणी बन जाएगी। आगे यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले हम क्या कर लें, चाहे तो हम इसे आरोही क्रम में लिख लें। देखो 5 5, ठीक, 6 और आपका हो जाएगा अगला नंबर 8 8 और 8 8 3 बार है। फिर उसके बाद 9 1 बार है, फिर 11 11 11, ठीक है। फिर उसके बाद 13 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ तो 15 है। अभी इसका मतलब कहीं और भी रह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 जो है वो 3 बार है, तो यहाँ पर 1 5 और बढ़ा लो, ठीक। और उसके बाद देख लो 6 यहाँ पर कितने बार है, 6 भी आपका 2 बार है, तो यहाँ पर 6 एक और बढ़ा लो, ठीक है। इस तरह आपको गिन के कंफर्म कर लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर कुछ कम रह जाए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कंफर्म कर लो। अब यहाँ पर आप इसका क्या कर लो, वही बना लो, क्रम संख्या पहला कॉलम, ठीक, और दूसरा कॉलम हो जाएगा संख्या, ठीक, तीसरा कॉलम आपका हो जाएगा टैली मार्क और चौथा कॉलम आपका हो जाएगा
बारंबारता। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 इस तरह लिख लो। ठीक, अब यहाँ पर देखो 5 संख्या दे रखी, 5 संख्या कितने बार है, 3 बार है तो यहाँ 3 लिख दो। 6 संख्या कितने बार है, 2 बार है, 2 बार लिख लो। 8 संख्या 3 बार है तो 3 बार लिख दो। 9 संख्या 1 बार है तो 1 लिख दो। 11 जो संख्या है वो 3 बार है, 3 लिख दो। 13 संख्या कितने बार है, 2 बार है, 2 बार लिख दो। 14 संख्या आपकी 1 बार है। ठीक, अब यहाँ पर इसके टैली मार्क लगा दो। 3 का टैली मार्क लग गया, 2 का टैली मार्क 2 लाइन खींच दो, 3 का टैली मार्क 3 बार खींच दो, 1 का टैली मार्क 1, 3 का टैली मार्क 3 बार लाइन खींचो, 2 का टैली मार्क 2 बार, 1 का 1 बार लाइन खींच दो। ये आपकी बारंबारता सारणी तैयार हो गई। आप इसको अच्छे से डिजाइन से बना लेना, 6 7 8। ठीक है, इसको अच्छे से आप डिजाइन से बना लोगे, मुझे मालूम, ये मैंने आपको समझा दिया। इस तरह ये आपकी बारंबारता सारणी आसानी से बन जाती है अगर आप आरोही क्रम में लिख दोगे। वैसे कोई बाध्यता नहीं है कि आप आरोही क्रम में लिखो, लेकिन आप आरोही क्रम में लिख लो तो बेस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन रखा गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाओ। इसको आप अपनी कॉपी में कर लो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे हैं, ये पिक्टोग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। पिक्टोग्राफ जिसे हम लोग चित्रग्राफ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के पौधे लगे, निम्न सारणी का उपयोग करते हुए आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले तो देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये फूलों के नाम लिखे हुए हैं, नीचे इनकी फूलों की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप उसी तरह बनता है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर कई कॉलम खींचने होते हैं। मान लो यहाँ पर लिख दिया फूल। ठीक, उसके बाद पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि चित्र बनाना। तो फूलों का कोई एक सैंपल ले लो, मान के चलो इस तरह आपने सैंपल एक ले लिया और ये बोल दिया ये जो सैंपल है, ये जैसे अब यहाँ पर आपको ये नंबर देखना है, 300 250 100 150 450। अब ये आप देखो ये किसके गुणक हैं, ये गुणक किसके हैं, देखो ये 50 के गुणक लग रहे हैं, यानी ये सारे नंबर 50 से आसानी से कट जा रहे हैं। दरअसल जो भी आंकड़े दिए होते हैं वो सरल आंकड़े दिए होते हैं, या तो 10 से वो पूरा कट जाएगा, या तो वो 50 से पूरा कट जाएगा, या तो 20 से पूरे कट जाएंगे। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है, जैसे यहाँ पर ये जो नंबर है ये 50 ऐसा मैक्सिमम नंबर है जिससे ये सारे कट जाएंगे। तो हम ये क्या एक सैंपल ले लेते हैं और ये बोल देते हैं कि ये 50 फूल के बराबर है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर फूल के नीचे हम कॉलम खींचेंगे गुलाब का। ठीक, तो गुलाब कितने हैं, 300 हैं, और एक जो ये पिक्चर है ये 50 फूल के बराबर है। तो 300 गुलाब के लिए हमें कितने पिक्चर बनाने पड़ेंगे, हमें पिक्चर बनाने पड़ेंगे 8। तो यहाँ पर हम 8 ये बना देंगे, 8 चित्र बना 6 चित्र बना देंगे, 300 है ना, तो ये हमने ये आपके 6 चित्र बन गए कुल मिला के, इस तरह आपके बन गए। ये मैंने ऐसे समझा दिया। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि किस तरह ये बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलाब 300 है, गेंदा 250 है, जूही 100 है, डहेलिया 150 है, रजनीगंधा 450। जैसे यहाँ पर देखो ये एक सैंपल बना दिया गया है और ये सैंपल कितने पौधे के बराबर है, 50 पौधे के बराबर है। अब इसी तरह गुलाब जो है वो 300 है, तो 300/50 करोगे तो आएगा 6, यानी गुलाब के कॉलम में ये 6 इस तरह के फूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये 6 बन गए। अब इसी तरह 250 वाले में कितने आएंगे, 300 वाले में 6 आए तो 250 में कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे। तो ये देखो 5 बना दिए गए। जूही 100 है और एक फूल 50 के बराबर है, तो 2 फूल बना दो, 100 हो जाएंगे। इसी तरह डहेलिया 150 है, 50 के बराबर एक फूल है, तो ये 3 बना दो, 50 3 150 हो गए। रजनीगंधा 450 है, तो 50 के बराबर एक सैंपल ये आपका है, तो यहाँ पर आपको 9 बनाने पड़ेंगे, आपके हो गए 450। इस तरह इसके पिक्टोग्राफ बनाया जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। इनका एक पैमाना कोई ले लो, पैमाना सैंपल एक ले लो कि ये देखो कितने नंबर 300 250 100 150 450, इनमें ये देख लो कौन सा अधिकतम नंबर है जिससे ये सारे नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ पर जनरली आपको दिख रहा है कि 50 से सारे नंबर कट जाएंगे, तो 50 का सैंपल ले लो, कोई भी एक सैंपल। यहाँ पर ये लिखा हुआ है,
आप अगर फूल की बात है तो कुछ भी बना दो, जब आपको पेन से बनाना है अपने तो ज़्यादा हार्ड चीज़ तो बना नहीं सकते, तो इस तरह बना लो और ये लिख दो ये बराबर 50 पौधे। ठीक, अब जब गुलाब की कॉलम खींचोगे तो गुलाब के आगे 300 गुलाब हैं, ये 50 के बराबर है तो 300 बटे 50 करोगे 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 इस तरह के सैंपल बना दो। हो गया, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखो अगला, ये आपके सामने एक पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है और इससे संबंधित कुछ आंकड़े पूछे जाते हैं, वो भी आप यहाँ पर समझ लो कैसे होगा। वो देखो यहाँ पर प्रश्न दिया है, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दी रखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पैमाना दे रखा है, यानी एक घड़ी जो चित्र है वो एक घड़ी के बराबर है। तो यहाँ पर देखो सोमवार को कितनी घड़ियाँ हैं, अगर हम गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, यानी सोमवार को कितनी घड़ी बिकी हैं, 6 घड़ी बिकी हैं। क्लियर हो गई बात। इसी तरह मंगलवार को 8 घड़ी बिकी हैं, बुधवार को 4 घड़ी बिकी हैं, ठीक है, और बृहस्पतिवार को 5 और शुक्रवार को 8, शनिवार को 4 और आपका रविवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रविवार को कितनी बिकी हैं, 9 घड़ी बिकी हैं। इस तरह आपने देखा, मतलब रविवार को सबसे ज़्यादा घड़ियाँ बिकी हैं और बुधवार और शनिवार को सबसे कम। तो यहाँ पर इससे संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब 5 क्वेश्चन का मतलब है कम से कम अगर आधा आधा नंबर के भी होते तब भी वो 2.5 नंबर के हो गए थे। तो अगर इस तरह का बड़ा क्वेश्चन आएगा, वैसे तो बड़ा क्वेश्चन देते नहीं पीएनपी वाले, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं एक पन्ने का पेपर बनाते हैं, पैसा बचाते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन देते ही नहीं हैं। किस दिन घड़ियों की संख्या अधिकतम थी, तो वो थी रविवार को, कितनी थी, 9 थी, लेकिन यहाँ पर केवल किस दिन के बारे में पूछा गया, तो आप सीधा इसका आंसर लिखो रविवार। मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गईं, तो मंगलवार को आप यहाँ देख सकते हैं, मंगलवार को 8 घड़ी बेची गई। कितनी बेची गई, 8 घड़ी बेची गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, तो पूरे सप्ताह का अगर आप टोटल करोगे, कैसे करेंगे टोटल, ये है 6, ये हैं 8, 6 8 हो गया आपका 14, 14 और 4 18, 18 5 23, 23 और 8 31, 31 4 35 और 35 और 9 9 है ना यहाँ पर, जी बिल्कुल, 35 और 9 ये आपका हो जाएगा 44। 35 और 9 44, कुल मिलाकर पूरे सप्ताह में घड़ियाँ कितनी बेची गई हैं, वो बेची गई हैं 44। यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची जाए तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। रविवार को 9 घड़ियाँ बेची गई हैं और 200 रुपये की अगर एक घड़ी है तो 200 गुणे 9 बराबर आपका 1800 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई, तो आपको अभी मैंने बताया था कि 2 दिन थे, उस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई थी। ये आपके दिन थे बुधवार और शनिवार, ये 2 दिन घड़ियाँ सबसे कम बिकी थी। ठीक है, ये आपके 2 दिन हैं, बुधवार को 4 और शनिवार को 4, इन 2 दिन 2 घड़ियाँ बेची गई। तो ये चीज़ आप समझ गए, किस दिन घड़ियों की बिक्री कम हुई वो दिन बता दिए और कितनी हुई, 4 हुई। आगे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई है और आंकड़ों को चित्र रेखा द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर उसी तरह डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे खेल, दूसरी तरफ लिखेंगे चित्र। ठीक, खेल यहाँ पर लिख देते हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज। ठीक, इस तरह आप लिख दीजिए और फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पर देखो ये जितने भी नंबर हैं 200, 140, 100, 80, 20, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये सारे कट रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से ये 20 से सभी कट रहे हैं। ठीक, 20 से सारे नंबर कट रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई पैमाना ले लेते हैं
शिक्षार्थियों की संख्या का कोई मान, चलो पैमाना हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक ठीक है, ये शिक्षार्थी मतलब बच्चों की संख्या, तो एक बच्चा हम ऐसे बना देते हैं, ये सैंपल बना दें, और ये जो है ये 20 बच्चों के बराबर है, यानी 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। ठीक है, तो फुटबॉल जो है वो 200 लोग खेलते हैं। कितने लोग खेलते हैं? 200 लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये जो है ये 20 के बराबर है, तो यहाँ पर फुटबॉल में ये कितने बनाने पड़ेंगे? 10 बनाने पड़ेंगे। तो ये 10 बना दो आप। इस तरह करके आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। यहाँ पर जगह की कमी है, 3 4 7 और ये 3 10। ठीक, 10 हो गए। अब हॉकी में देखो 140 हैं और एक सैंपल आपका 20 के बराबर है, तो हॉकी वाले कॉलम में आपको बनाने पड़ेंगे 7, क्योंकि 20 सत्ते 140 होता है, तो 7 बना दो। तीन 3 6 और 1 7। इसी तरह क्रिकेट में देखो 100 हैं और एक सैंपल आपका 20 के बराबर है, तो 20 पंचे 100 होता है, तो 5 बना दो क्रिकेट में। ठीक, ये 5 बन गए। इसी तरह कबड्डी है 80, कबड्डी 80 के बराबर है, तो एक ये सैंपल 20 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 बना दो, तो 80 हो जाएंगे। 20 चौको 80, 4 बना दिया, तो ये कबड्डी खेलने वाले 80 हो गए। शतरंज केवल 20 लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पर केवल आप 1 बना दो और ये आपका आंसर हो गया। अब बस इतना करना है और आपको फटाफट से 2 नंबर मिल जाने हैं। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरह पिक्टोग्राफ बनाया जा रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं हम दंड आरेख, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बार ग्राफ। ठीक, ये आपके बार ग्राफ हैं। समझिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी विद्यालय के 60 शिक्षार्थियों के प्रिय खेलों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, क्रिकेट 14 लोग खेलते हैं, फुटबॉल 12 लोग, हॉकी 16 लोग, कबड्डी 10 लोग और तैराकी 8 लोग। यहाँ पर भी आपको वही करना है, शिक्षार्थियों की संख्या देख लो और कोई ऐसा नंबर चुन लो जो इन सारे नंबर को डिवाइड करता हो अच्छे से। तो यहाँ पर देखो 14 12 16 10 8, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए होता है। अगर हम यहाँ पर 4 लें तो 14 4 काट नहीं पाएगा और 10 भी 4 से नहीं कटेगा। बाकी ये 3 नंबर तो कट जाएंगे, 8 16 12, लेकिन 14 और 10 नहीं कटेंगे। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जो पैमाना लिया है वो 2 का लिया है। ठीक है, जब हम 2 का पैमाना लेंगे, इसी तरह अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, हम इस तरह ग्राफ बना लेते हैं और नीचे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और तैराकी ये नीचे लिख लेते हैं और जो नंबर होते हैं वो इस साइड लिख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल साइड जो सीधा लाइन होती है उसको हम लोग नंबर्स ले लेते हैं और जो नीचे की आधार लाइन होती है वहाँ पर हम खेलों के नाम या फिर जो भी नाम हो उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ इस तरह, जब हमने 1 सेंटीमीटर को ले लिया 2 शिक्षार्थी का पैमाना। ठीक, अब क्रिकेट जो है यहाँ पर आप लिख लो, नंबर बना लो 2 4 6 8 10। जब आपने 2 शिक्षार्थी वाला फार्मूला मतलब इसका सैंपल ले लिया तो इसको आप 2 से शुरू करो, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 10 12 14 16 और यहाँ पर देख लो मैक्सिमम नंबर कितना है, 14 है, तो 14 से 1 बढ़ा लो, 16 तक कर लो, नहीं 16 मैक्सिमम है तो 16 से 2 आगे बढ़ा लो, 8 18। ठीक है, 18 तक पैमाना खींच लो और इस तरफ आप फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, तैराकी ये लिख लो। अब यहाँ पर क्रिकेट का कितना है, 14 है, तो इस ग्राफ को आप 14 तक ले जाओ। ठीक, चाहो तो कलर करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फुटबॉल का 12 है, तो इस फुटबॉल का जो ग्राफ उठाओ, बार ग्राफ उठाओ, ये आपका 12 तक जाएगा। हॉकी 16 लोग खेल रहे हैं तो हॉकी जो है वो यहाँ तक जाएगा 16 तक। और कबड्डी जो है वो 10 लोग खेल रहे हैं तो जो कबड्डी है वो 10 लोग तक ले जाओ। ठीक, ये रहा। और जो तैराकी है वो आपका 8 है तो 8 तक ले जाओ। तो ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ पर आपको जो हम पैमाना मानते हैं इस पे जो
बार ग्राफ होते हैं यानी जो दंड आरेख हैं, इनमें पैमाना के ऊपर ज़्यादा यानी जो सैंपल बनाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें बस ये देखना है कि जो इन सभी को जो नंबर आसानी से डिवाइड कर जाए और जो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये सब 2 से अगर हम करें तो ये सब 2 के गुणक में हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, मतलब ज़्यादा बड़े का मतलब ये 50-100 के आसपास नहीं है। अगर 50-100 के आसपास होते फिर हमें यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता, 10 से शुरू करना पड़ा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, लेकिन ये सब छोटे नंबर हैं, 16 पे ही ख़त्म हो गए। तो हमने 2-2 करके बना लिए और नीचे क्रिकेट फुटबॉल लिख लिया। और ये इनके जो भी नंबर है, जैसे क्रिकेट का 14 नंबर है तो क्रिकेट को 14 तक उठा दो, फुटबॉल 12 नंबर है तो फुटबॉल को 12 तक उठा दो। इसी तरह सारे नंबर को, इसके जो बार हैं इनको दंड चित्र यानी बार ग्राफ के माध्यम से इनको शो कर दिया गया है, प्रदर्शित कर दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये है मिश्रित दंड आरेख, ठीक। ये है मिश्रित दंड आरेख। यहाँ पर देखो अभी तक हम क्या करते थे, केवल एक बार ग्राफ बनाते थे, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये केवल एक बार ग्राफ बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में ढेर सारे 1 से 2, 3, 1 से अधिक बार ग्राफ होते हैं। देखो यहाँ पर एक साथ 3 बार ग्राफ बनने हैं, ठीक। इसी तरह इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको आंकड़े इस तरह दिए होंगे, बालक, बालिका, योग, और यहाँ पर आपके ये नाम दे रखे हैं, संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य। फिर से वही होगा, यहाँ पर भी ऐसे चित्र बनाया जाएगा और यहाँ पर आपके नंबर होंगे और यहाँ पर आपके बालक बालिका वाले बार ग्राफ होंगे, संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य। नीचे लिखा जाएगा संगीत, तैराकी, खेल, नृत्य, और इनके जो बार ग्राफ बनाए जाएंगे बालक का अलग, उसी के बगल में बालिका का और उसी के बगल में योग का। जैसे यहाँ पर देख लो, जो संगीत है बालक हैं 3, बालिका है 7 और योग है 10। इसी तरह यहाँ पर इनका जो चार्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए संगीत ये रहा, संगीत का बालक ये रहे और बालिका इस तरह रहे और योग इन सभी का ये रहा, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न में कहा जाए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका 2, 8, 8, 3 और 12, 6, 4, 7, यानी मैक्सिमम यहाँ पर जो नंबर गया है वो 14 तक गया है। तो यहाँ पर आप फिर से वही कर लो, 2-2 से बना लो, 0 से 2, 2 से 4, जैसे यहाँ पर बनाया गया ये देख सकते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 12, 14। अच्छा, सबसे ज़्यादा कठिनाई बच्चों को इसी में होती है कि ये किस तरह बनाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो नंबर है, सारे नंबर आप देख लो, ठीक है। मैक्सिमम कितने तक जा रहा है, 14 तक जा रहा है, 16 तक, 20, 22, 25 तक भी जा रहा है, तब भी आप 2-2 के आधार पे बना लो, ठीक है। ये चीज़ का आप ख्याल रखो। और देखो अगर सारे ज़्यादा से ज़्यादा विषम नंबर हो रहे हैं, इसमें सारे विषम नंबर हो रहे हैं, तो आप क्या कर लो, 0 से 3 बना दो, यानी जो ये बनाओ ये 0 होता है, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 9, इसी तरह बनाते हुए चले जाओ। और नीचे आपके जो भी दे रखे नाम, संगीत, तैराकी, ये इस साइड लिख दो। इस तरह करके आप सारे इसके जो जितने भी दंड आरेख हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मिश्रित दंड आरेख और जो नॉर्मल वाले दंड आरेख हैं ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में यहाँ पर आपके लिए एक और प्रश्न है, ये आपके सामने एक बनाया गया है, एक तरीके कह सकते हैं बार ग्राफ है, दंड आरेख है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है, कितने परिवारों में केवल 1 बच्चा है, 2 बच्चे वाले कितने परिवार हैं, कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं, 3 से अधिक बच्चे वाले परिवारों की संख्या कितनी है, सबसे अधिक बच्चा वाला कितने परिवार हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे वाले कितने परिवार हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ये दे रखा है बच्चों की संख्या और ये ऊपर की साइड दे रखे हैं परिवार की संख्या। तो इन सभी के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, सांख्यिकी से जुड़े जितने भी टॉपिक यहाँ पर समझाए गए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है तो नीचे कमेंट में बताइए, उसको हम दोबारा से समझा सकते हैं। परीक्षा के पहले आप सब कुछ कंप्लीट कर लो, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो आपको रह जाए। और भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादा कमेंट आने पर हम वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर देते हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।